सबसे पहले तो तालीमी इदारे तो जो पहले जिस तरीके से बात की गई थी कि 15 सितंबर को एक तारीख दी जा रही है जिस दिन तालीमी इदारे खोले जाएंगे, लेकिन एक आखिरी रिव्यू जो है वो 7 सितंबर के दिन किया जाएगा। एजुकेशन मिनिस्टर फेडरल जो हैं वो सूबाई तालीम के जो वज़रा हैं उनके साथ मिलकर एक आखिरी दफ़ा करेंगे। जो रेस्टोरेंट्स कैफ़ेज़ वगैरह हैं ये आउटडोर भी और इंडोर भी, यानी बाहर बैठने का इंतजाम है भी और अंदर भी जहाँ पे इंतज़ाम है, वहाँ पर 10 अगस्त तक, इनको 10 तारीख को पीर के दिन इनको खोलने की इजाज़त दे दी जाएगी। अगले 2 से 3 दिन के अंदर इनके एसओपी जो हैं वो फाइनलाइज कर दिए जाएंगे। ये जो हैं टूरिस्ट इलाके जो हैं और इनके होटल्स वगैरह जो हैं इनको परसों से यानी 8 अगस्त से खोल दिया जाएगा। फिर हमारा जो रिक्रिएशनल सेक्टर है, सिनेमाज हैं, थिएटर्स हैं, पब्लिक पार्क्स हैं, अम्यूज़मेंट पार्क्स हैं, आर्केड्स हैं, इन तमाम जो जगह हैं इनको भी पीर 10 अगस्त से खोल दिया जाएगा। और ये जितनी भी जगह मैं बता रहा हूँ इन सब के बड़े तफसीली हिदायत मुरतब की जा रही हैं, इनके एसओपीज़ डेवलप किए जाएंगे और काम जो है इनको करना होगा उन एसओपीज़ के मुताबिक। बाकी स्पोर्ट्स जो हैं उनकी इजाज़त दे दी जा रही है, इवेंट्स भी ऑर्गेनाइज़ किए जा सकते हैं, लेकिन ऑडियंस के बग़ैर। तो स्पेक्टेटर्स को स्टेडियम में लाने की इजाज़त नहीं होगी, लेकिन टूर्नामेंट्स और ये सब जो है मैचेस वगैरह इनको ऑर्गेनाइज़ करने की इजाज़त दी जा रही है। इसी तरीके से जो इंडोर स्पोर्ट्स क्लब्स और इंडोर जिम्स जो हैं उनको भी खोलने की इजाज़त दी जा रही है 10 अगस्त से। ये दोनों चीज़ें जो हैं ये 10 अगस्त से खुल जाएंगी। एयरलाइंस और रेलवे जो है वो फ्री होगी, किसी भी रेल स्टेशन पे वो अपनी गाड़ियां ले जा सकते हैं और जो उनकी नॉर्मल जितनी भी ट्रेन्स हैं, रेल कार्स हैं, रेल गाड़ियां हैं वो उनको चला सकते हैं। इसी तरीके से एयरलाइंस जो हैं वो तमाम अपनी फ़्लाइट्स जो हैं वो अपनी कमर्शियल नीड्स के मुताबिक ऑपरेट कर सकते हैं, उसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं होगी और किसी भी एयरपोर्ट पर भी वो फ़्लाइट्स ले जा सकते हैं। जी, जैसे कि आपने वज़ीर मनसूबाबंदी असद उमर को सुना, आज उन्होंने ऐलान किया कि 4.5 महीने बंद रहने के बाद कोरोना की वबा के बायस जो कारोबार, सयाहती मराकज़ और खेलों की सरगर्मियां वो बहाल की जा रही हैं। जो सयाहती मराकज़ हैं वो परसों यानी 8 अगस्त से खोल दिए जाएंगे, जबकि बाकी कारोबार जो है वो पीर यानी 10 अगस्त से खुल जाएंगे। जो उन्होंने वजूहात बताई मैं आपको थोड़ा सा तस्करा कर देता हूं। जैसे रेस्टोरेंट्स, कैफ़े का उनका कहना था कि बहुत बड़ी तादाद में वहां लोग काम करते हैं, उनकी उजरत का मामला था और ये लोग बहुत मुश्किल हालात में थे, तो आज ये फैसला किया गया कि रेस्टोरेंट्स और कैफ़ेज़ को खोलने की इजाज़त दी जाए। और उन्होंने ये भी कहा अपने उसमें कि तमाम जो इंडिकेशंस हैं वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान कोरोना की वबा से बाहर आ रहा है। जो आज की फिगर्स हैं अगर देखी जाएं तो गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान पाकिस्तान में 727 नए केसेस आए, जबकि 21 अमवात हुई। गुज़िश्ता एक हफ्ते से कम हम देख रहे हैं कि तकरीबन 1000 से नीचे केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं और जो अमवात हैं वो भी जो क्रिटिकल थे तकरीबन 1000 के करीब लोग पूरे मुल्क में, उन्हीं क्रिटिकल मरीज़ों में से 21 आज जहाँ बहक हुए हैं। ये फिगर कम भी हुई थी पिछले 3-4 रोज़ में। उसके अलावा उन्होंने ये कहा था कि इस बारे में पिछले एक हफ्ते से मुशावरत चल रही थी कि किस तरह कारोबार को खोला जाए और उन्होंने कहा सयाहत के हवाले से कि सयाहती मराकज़ में मसला ये है कि वहाँ ना कोई सनत है ना वहाँ ज़राअत है, तो ये ज़्यादातर जो पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात हैं, आज़ाद कश्मीर है, गिलगित बल्तिस्तान, वहाँ पर लोगों का दारोमदार सयाहत पर होता है। वो पहले ही बहुत नुकसान उठा चुके हैं, लिहाजा हम ये सयाहत खोल रहे हैं। और बाकी जहाँ तक सिनेमा पार्क्स, अम्यूज़मेंट पार्क्स की उन्होंने कहा, उसके लिए भी उन्होंने कहा कि बहुत से लोग इससे जुड़े होते हैं और उसके लिए उन्होंने कहा कि एसओपीज़ तैयार हो रही हैं जो 2 से 3 दिन में कर दी जाएंगी। ज़ाहिर है हुकूमत जो ये ऐलान किया है इसकी कंसिडरेशन जो है वो माशी ज़्यादा है और जो सेहत के हवाले से है वो कम है। ये हुकूमत हमेशा से कहती रही है कि उन्हें बैलेंस करना है इस बात पे कि पाकिस्तान की मईशत भी मुतासर ना हो और जो सेहत है
उसको भी नुकसान ना पहुँचे। जो सूरत हाल अब तक आई है, हमने देखी है जो केसेस की, तो लग यही रहा है बज़ाहिर, और इसका इतराफ़ सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि इंटरनेशनली भी किया जा रहा है कि पाकिस्तान उन 4 टॉप मुल्कों में है जहां पर कोरोना के केसेस तेज़ी से कम हुए हैं। और उसकी वजह ये भी बताई जा रही है कि यहाँ पर जो एल्डरली पॉपुलेशन है, यानी बुज़ुर्ग हैं 60 से ऊपर के, वो सिर्फ 4% हैं। जो एवरेज एज है पाकिस्तान में तकरीबन 22 साल है। तो इसकी एक बड़ी वजह ये बताई गई कि क्योंकि यूथ ज़्यादा है, इस वजह से कम नुकसान हुआ है। जबकि पड़ोसी मुल्क भारत में हम देख रहे हैं कि वायरस अभी भी पीक कर रहा है। उधर ईरान के बारे में भी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि नया डेटा आया है कि उन्होंने बहुत से फिगर्स जो है वो छुपाए, मगर उसके बावजूद उनके केसेस जो हैं अभी तक उनके काबू में नहीं आ रहे। आज ये ज़रूर बहस है कि क्या ये वक्त मुनासिब है खोलने का, क्योंकि आगे मुहर्रम भी आ रहा है, जुलूस भी निकलेंगे, तो क्या ये सही था कि अभी खोलते या थोड़ा इंतज़ार करते। इसी पर हमारी बहस भी होगी। वसत साहब, आप से ही शुरू करते हैं, आपके ख्याल में वक्त मुनासिब है? देखिए, वक्त मुनासिब है, लेकिन मसला ये है कि हर शोबे का मुख्तलिफ अंदाज में असेसमेंट करने की ज़रूरत है। जो ज़्यादा क्राउडेड प्लेसेस हैं या जहाँ ज़्यादा पब्लिक डीलिंग होती है, मसलन रेस्टोरेंट्स हैं या शॉपिंग सेंटर्स हैं, उनको तरजीह बाद में मिलनी चाहिए। बाद में मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अभी पिछले हफ्ते ही बड़ी ईद गुजरी है, इस पे हमने क्या इजाफा हुआ क्या नहीं हुआ, हमें कम से कम 15 दिन चाहिए। एक हफ्ता गुजर गया है, अच्छा गुजरा है, अगला एक हफ्ता भी हमें देख लेना चाहिए। फिर उसके बाद जो आखिरी मरहला आ रहा है वो मुहर्रम के 10 दिन आ रहे हैं, तो इसके पेश नज़र ये तमाम शोबे खुलने चाहिए। लेकिन आज जैसा कि उन्होंने फरमाया, आज क्या है, जुमेरात है, 8 अगस्त से सयाहत खोल रहे हैं। आधा सीज़न गुजर चुका है, चले मजबूरी थी, गुजर गया। बाकी जो मेन शोबे हैं जिनका ताल्लुक डायरेक्ट पब्लिक से है, पब्लिक प्लेसेस से है, वो पीर से खुल रहे हैं। और वज़ीर मौसूफ क्या फरमा रहे हैं कि इनके SOPs अभी तैयार हो रहे हैं, फाइनल नहीं हुए। कब ये SOPs तैयार होंगे? अगर मंडे से ये 80% क्राउडेड प्लेसेस खोले जा रहे हैं, कब ये कन्वे होंगे, कब ये प्रैक्टिस में आएंगे और कब जो है वो पूरी जजमेंट शुरू होगी? तो ये सारा का सारा हबड़ तबड़ का जो निज़ाम है, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है। मैं बिल्कुल ख़िलाफ़ नहीं हूँ, ज़ाहिर है इकॉनमी इस काबिल नहीं है कि सारे शोबे हम करें, लेकिन दुनिया में आप जहाँ भी देखें, तरक्की याफ्ता ममालिक से लेके और अब तो इंडिया तक, उन्होंने लॉकडाउन बेशक एकदम किए हों, लेकिन जो शोबे खोले हैं उन्होंने ग्रेजुअली खोले हैं। और बाद शोबों के साथ उन्होंने हर शोबे के साथ मुख्तलिफ कंडीशन रखी हैं। मसलन ट्रैवलिंग की आप बात कर रहे हैं, ट्रैवलिंग इन्होंने भी खोल दी है, बसें खोल दी हैं, ट्रेनें खोल दी हैं, हवाई सफ़र खोल दिया है। लेकिन ट्रैवलिंग के साथ साथ अक्सर ममालिक ने क्वारंटाइन की शर्त भी रखी है, उससे पहले ट्रैवलिंग से पहले टेस्ट की शर्त भी रखी है। तो यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, जैसे बंद किया गया था वैसे ही ग्रेजुअली खोलने की वजह एकदम खोल दिया। अब इसका नतीजा ये निकलेगा कि खुदा ना खास्ता अगर 3 हफ्ते बाद हमें पता चलता है कि सर्च दोबारा बाद शोबों की वजह से शुरू हो गया, तो फिर एकदम बंद कर देंगे, तो नतीजा फिर वैसे का वैसा ही हो जाएगा। हाँ, जरा ये बात वैलिड है कि अभी SOPs तैयार नहीं हुए हैं। उन्होंने कहा 2 से 3 दिन लगेंगे, जबकि परसों से सयाहती मराकज़ खुल रहे हैं और पीर से बाकी कारोबार जिनमें जिम, सैलून, सब जगह जो भी क्राउडेड प्लेसेस है, अम्यूज़मेंट पार्क्स। तो क्या बेहतर ना होता कि SOPs पहले फाइनलाइज कर ली जाती? जैसे असद उमर ने कहा भी कि वो अगर एक हफ्ते से मुशावरत चल रही थी, तो SOPs का आप ऐलान साथ कर देते, तो वो इसलिए बेहतर होता कि लोगों का जैसे पहले हमने देखा वो ये समझते हैं कि जनाब हुकूमत ने सब कुछ खोल दिया है तो सब अच्छा है। आप एक वक्फा लेते हैं और फिर वक्फे के बाद
वेलकम बैक। अच्छा, ये जो बात अभी हम कर रहे थे मुबशर और वसत के शायद थोड़ा सा डिले कर लें, मुहर्रम के बाद देख लें। देखिए अगेन इस वक्त जो पूरी दुनिया में जो सूरत हाल है, पूरी दुनिया इस वक्त एक तरह से एक बहुत बड़ी जायंट किस्म की लेबोरेटरी है। हर एक चीज ट्राई की जा रही है कि देखते हैं क्या होता है। नो वन नोज फॉर श्योर। जहां पर 2 महीने पहले हमें लग रहा था कि बर्बादी आने वाली है, और मैं पाकिस्तान की ही बात कर रहा हूं, वहां पर अल्हम्दुलिल्लाह चीजें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। 1 महीने पहले हम बात कर रहे थे करल की, भारत की जो रियासत है करल के, उनकी एक बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी रही है कंट्रोल करने में, बिल्कुल रही है। अब लेकिन वो थोड़ा सा उल्टा हो गया है। लेकिन उल्टा क्यों हुआ है? क्योंकि जब तक बॉर्डर्स बंद थे स्टेट के, तो चीजें कंट्रोल में आ गई थी, टेस्टिंग भी कर रहे थे, लोकल जो कच्ची आबादियां हैं वहां पर काफी फोकस किया था इन लोगों ने, जहां पर सबसे ज्यादा फैलाव का खतरा था। लेकिन जो माइग्रेंट वर्कर्स थे करल के, वो अब वापस अपने घर पहुंच गए हैं, और उनकी वजह से एक और बहुत बड़ी स्पाइक आई है। अच्छा, अब उनको आप रोक भी नहीं सकते, क्योंकि आखिरकार वो वहां के रिहायशी है, वहां नहीं जाएंगे तो कहां जाएंगे? तो अगेन, जैसे बहुत गवर्नमेंट ऑफिशियल ने भी कहा है, हमें ट्राई एंड सी करना होगा, और हमें इवॉल्व करनी होगी जो भी स्ट्रेटजीज हैं। अच्छा, अब यहां पर आती है सेल्फ इंटरेस्ट की बात। ठीक है, ये जो हम बात कर रहे हैं ना बिजनेसेस की, कि अगर खुलेंगी और अगर एसओपीज नहीं फॉलो हुए, तो अगर वो एसओपीज नहीं फॉलो हुए तो वही बिजनेसेस सील होंगी। फाइनेंशियल हिट उन्हीं बिजनेसेस को मिलेगा। अगर कल कोई जिम है जिसमें कोई बंदे ने मास्क नहीं पहना हुआ, और किसी ऑफिशियल की नोटिस पे वो आ गई, जो आ जाएगी, और कुछ नहीं, अगर एसओपीज इंप्लीमेंट करने के लिए भी नहीं जाएंगे, वो कोई ना कोई अपना हिस्सा डालने तो जाएंगे, नुकसान तो फिर भी ओनर्स का होगा। अच्छा, अब ये जो पिछले 3-4 महीनों से जो ये सारी बिजनेसेस बंद रही हैं, बिल्कुल सेठों को, मालिकों को नुकसान पहुंचा है, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान तो पहुंचा है वर्कर्स को ना। आप देखें ब्यूटी पार्लर्स में कौन काम करते हैं, आप देखें जिम्स में कौन काम करते हैं, थिएटर का जो स्टाफ है, पूरी उनकी रोजी रोटी चलती है, और ये तो वो लोग हैं जिनके पास मतलब इतनी सेविंग नहीं होती। जी जरार, कोई 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 मुखालिफत नहीं कर रहा आपकी बातों से कि नहीं, सब आप खुलना चाहिए। बात सिर्फ इतनी थी कि डिफरेंट ट्रेड्स के डिफरेंट एसओपीज हैं। मसलन असद उमर ने कहा जी कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है उसमें आप खड़े होके अंदर सफर नहीं कर सकते। नहीं करना चाहिए, अच्छी बात है, नॉर्मल हालात में भी नहीं करना चाहिए। लेकिन अब मैं सोच रहा था कि जो सबसे बड़ा शहर है कराची, वहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट का क्या हाल है कि हर 1000 के लिए एक वैगन नॉर्मल हालात में चल रही है, एक मजदा जिसे कहते हैं। वहाँ छतों पे बैठ के जाना एक नॉर्मल सिचुएशन है, लटक के जाना एक नॉर्मल का माहौल है। अब जब आम दिनों में, जबकि कोविड नहीं ये हाल था, तो अब अगर वो ये कहते हैं कि ये एसओपी फॉलो किया जाए कि जी कोई बैठ के खड़ा होकर सफर नहीं करेगा, तो इसका मतलब है कि असद उमर को अंदाजा नहीं है कि पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर में ट्रांसपोर्ट की सिचुएशन क्या है। सिमिलरली मैंने जिंदगी में कोई ऐसा मज़ार नहीं देखा पूरे पाकिस्तान में, छोटे से लेके बड़े तक, जहां 24 घंटे एक खास तरह का क्राउड एक नॉर्मल तादाद से ज्यादा ना पाया जाता हो। तो ये जो उर्स के एसओपीज हैं, ये असल में उर्स के नहीं होने चाहिए, ये मज़ारात के लिए अलहदा से 24 घंटे 12 महीने 7 हफ्ते 7 दिन के एसओपीज जो हैं वो होने चाहिए, इसलिए कि क्राउड वहाँ हर वक्त मौजूद होता है। तो ये दो चीज़ें हैं, ये शायद उनकी नज़र से इसलिए चूक गई कि उन्हें कोई ज़ाती तजर्बा नहीं है इन तमाम शोबों का। हाँ, लेकिन पता है मुझसे, तब इसमें भी एक और मसला है ना यार। मैं बिल्कुल, जो भी आप बात कर रहे हैं, आई एग्री विद यू। हाँ, लेकिन यार अब कराची में आप मजीद 10,000 बसें कहां से लाओगे? ठीक है, इन चीजों से बिल्कुल एक और स्पाइक आएगी, लेकिन उस एसओपीज की फरमाइश ना करें जो इंप्लीमेंट नहीं हो सकते। फिर मैं ये कह रहा हूं, बहरहाल अब क्योंकि हुकूमत ने डिसीजन ले लिया है, आई थिंक इट्स अप टू द मीडिया कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इन एसओपीज़ के बारे में लोगों को आगाह करें, जैसे पहले किया। तो मेरा ख्याल में अल्लाह करेगा हम इससे भी गुजर जाएंगे बखैर व आफियत। एक वक्फा ले लेते हैं।
वेलकम बैक। अब रुख करते हैं सुप्रीम कोर्ट का, जहां आज सरकर्दा सहाफ़ी मतीउल्लाह जान के अगवा और उनके खिलाफ जो तौहीन अदालत का मुकदमा है उसकी समाअत हुई। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने इस केस की समाअत की। इस सारे ये वाक़या हुआ था 2 हफ्ते पहले और उनको अगवा किया गया था। उसके बाद वो बाजियाब हुए रात को। 2 हफ्ते बाद जो पुलिस ने रिपोर्ट पेश की है वो ये है कि जनाब अभी तक हमें इंतज़ार है जो रेलिवेंट इदारे हैं उनकी रिपोर्ट्स का, वो जवाब नहीं मिला अभी तक। खतूत उन्होंने नादरा को भी लिखे हैं, दीगर एजेंसीज़ को भी लिखे हैं और सेफ सिटी प्रोजेक्ट से भी दरख्वास्त की है लेटर लिख करके कि जनाब हमें उस वाक़े की अगर सीसीटीवी फुटेज आपके पास मौजूद है तो वो दे दी जाए। जिस पर चीफ जस्टिस खासे बरहम हुए। उन्होंने कहा ये आपने क्या पुलिस को आज तक जो है वो जदीद खतूत पर तफ्तीश करनी नहीं आई। अगर आप ख़त लिख कर इंतज़ार करते रहेंगे तो जो क्रूशल एविडेंस है इस केस में वो सारे का सारा ज़ाया हो जाएगा। चीफ जस्टिस ने कहा कि 10 मिनट का भी जो डिले है वो सबूत मिटाने के लिए काफ़ी होता है। तो जो इस्लामाबाद पुलिस चीफ के सरबराह हैं आमिर जुल्फ़िकार साहब, उन्होंने कहा जी हम कोशिश कर रहे हैं, खतूत लिख रहे हैं। जिस पे चीफ जस्टिस ने कहा कि आप बजाय ख़त लिखने के आप पुलिस के जो आपके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको रेलेवेंट इदारों में भेजिए और वो वहाँ जब तक बैठे रहें तब तक जब तक उनको इसका जवाब नहीं मिल जाता। जहाँ तक सीसीटीवी की फुटेज की बात है तो आज तक पाकिस्तान में किसी बड़े वाक़े की सीसीटीवी फुटेज न जाने क्यों गायब हो जाती है। ऐसा हमने और तो और छोड़िए जो पुलिस के अपने एसपी थे ताहिर दावड़, उनके केस में भी हमने देखा कि उन्हें इस्लामाबाद से अगवा करके अफ़गानिस्तान ले जा करके उनको कत्ल किया गया, मगर जो सीसीटीवी फुटेज थी G10 से F10 की वो भी नहीं मिली। इस केस में भी यही कहा जा रहा है कि जिस वक्त ये वाक़या हुआ है तो शायद सीसीटीवी कैमरास या तो बंद कर दिए गए थे या उनकी फुटेज अवेलेबल नहीं है। वसत आप कुछ सरप्राइज हुए पुलिस की तफ्तीश से या आपके ख्याल में ऐसा ही होता है हमेशा और होता रहेगा? यार मुझे तो पता है पुलिस पे हमेशा इस तरह के वाक़यात के बाद, खुसूसन जो जबरी गुमशुदगी के वाक़यात हैं उसके बाद हर आदमी जो पुलिस के पीछे पड़ जाता है ना, मुझे बहुत तरस आता है इन पे, इसलिए कि इन बेचारों का ना लेना ना देना। और लेकिन मसला ये कि हर इदारे का बस ही पुलिस वालों तक चलता है, उसके बाद जो बाकी इदारे हैं उन तक तो किसी की पहुंच ही नहीं होती। ये इफ्तिखार चौधरी से लेके आज तक ये 6ठे ऑनरेबल चीफ जस्टिस हैं जो इस तरह के मामलात में पुलिस की गोशमाली कर रहे हैं और उनकी डांट डपट कर रहे हैं। मुझे याद पड़ता है कि सबसे पहले इफ्तिखार चौधरी साहब ने 12 नोटिस दिए, अल्टीमेटम दिए और ये तक कह दिया कि हम आपको जो है आपकी कोई भी हैसियत है हम आपको जो है कटहरे में खड़ा कर देंगे, फला दिन आखिरी दिन है आप हाजिर हो जाएं। लेकिन मजाल है कि ऊपर के अफसरान तो छोड़ें, मिडिल रैंकिंग या लोअर रैंक का भी कोई अफसर जो है किसी भी हसास इदारे का तलब करने पे आ गया हो। अब जब सुप्रीम कोर्ट के बस में ये सूरत हाल नहीं है और ये 6ठे चीफ जस्टिस हैं, तो एक बेचारा जो आईजी या डीआईजी है उसकी क्या हैसियत है, वो जाके बैठ भी जाएगा अगर गेट पे तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा। मेरी समझ में ये बात नहीं आती कि हर दफ़ा जो वही है ना कि गरीब की जोरू सबकी भाभी, पुलिस लाख बुरी सही लेकिन इस तरह के मामलात में सिर्फ पुलिस के कान खींचे जाते हैं जिसका कोई लेना देना नहीं है वाकया से बराह रास्त। ये जो अच्छा लेकिन ये तो है, चलें हसास इदारों को तो छोड़े, ज़रा मैं आपके पास ही आ रहा हूँ। हसास इदारों को छोड़े आप नादरा को देख लें, कहते हैं हम स्टेट ऑफ द आर्ट हैं, हमारे पास आप किसी भी आदमी का शनाख्ती कार्ड या कोई तस्वीर भेज दें हम 2 मिनट में निकाल करके दे देंगे कि कौन था वो। इस फुटेज में जो कि स्कूल की फुटेज थी वो लकीली मिल गई, तो उसमें तो साफ नज़र आ रहे हैं। उसके बावजूद नादरा जैसा इदारा नहीं मान रहा तो दूसरे इदारों की हम क्या बात करें? देखिए इसमें मैं थोड़ा सा वैसे पाकिस्तान में कौन सा इदारा है जो इस तरह के केसेस में मान जाएगा? मुझे एक इदारे का नाम बता दें। हाँ देखिए नादरा को छोड़ दें, तो जो आप बात कर रहे हैं वो फेशियल रिकग्निशन, उसके लिए थोड़ी सी आपको एटलीस्ट एक क्लियर फ्रंट एंड साइड की पिक्चर चाहिए होती है, वो बात छोड़ दें, पुलिस पर आते हैं।
ये कुछ ऐसे है, मुझे भी मतलब बहुत मुझे हमदर्दी महसूस हो रही है आईजी साहब के साथ। ये कुछ ऐसे है कि आपके आपके मोहल्ले में ना कोई 5-6 बच्चे रह रहे हों और हर दिन वो आके आपके बंगले की घंटी बजाते हैं और फिर वो भाग जाते हैं और आखिरकार आप तंग आके उनके पीछे भागने लग जाते हो। तो पकड़ा कौन सा बच्चा जाता है जो सबसे स्लो होता है, ठीक है? शायद वो उस बच्चे ने कुछ किया भी ना हो, वो सिर्फ उस वक्त वहां पे खड़ा होगा, कहेगा यार मेरा हाथ तुम्हारे पे ही आया है, मैं तो तुम्हें ही पकड़ूंगा, तुम्हें ही मारूंगा, तुम्हारी वालिदैन को कॉल करके तुम्हारी डांट तुम्हें पिटाऊंगा। आईजी साहब भी इस केस में थोड़े से उसी बच्चे की तरह हैं। अगर हम थोड़े से इस अब के जो एक्चुअल जो अबडक्शन हुई थी, आपने बाज़े आपका लफ्ज इस्तेमाल किया, उनको तो ड्रॉप किया था एक जगह पे, वो रिकवर नहीं हुए थे, वो रिटर्न हुए थे। रिटर्न क्यों हुए थे? दो चीजें थी मेरी नजर में। एक तो कि सीसीटीवी फुटेज, और मैं जाहिर है सेफ सिटी की सीसीटीवी फुटेज की बात नहीं कर रहा, मैं प्राइवेट सीसीटीवी फुटेज की बात कर रहा हूँ। उस पर लोग नजर आए थे। अच्छा, कुछ लोगों ने पुलिस की वर्दी भी पहनी हुई थी। आई डोंट नो व्हाट हैपेंड टू दैट। दूसरी चीज है कि शोर बहुत मचा। इतना शोर मचा कि बंदा सोचने लग जाता है कि यार इस काम करने का मकसद क्या था। हाँ, अगर मकसद ये था फर्ज के आप एक बंदे को चुप कर लें, जो वैसे भी सिर्फ यूट्यूब चैनल ही चला रहा है ना, मतलब उसमें क्या इतनी बड़ी बात है, कौन सी कोई दुनिया हिल जानी है अगर कोई बात वहां पे कर भी दी। एक बंदे को चुप कराना था तो आपने तो इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट कर दिया ना। अगर आप एक चूंटी को रॉकेट लॉन्चर से मारने की कोशिश करेंगे, आप अपने घर को ही उड़ा देंगे ना, कोई जरूरत नहीं है। इट इज व्हाट यू कॉल डिस्प्रोपोर्शनल फोर्स। और हम ये मतलब मजम्मत और आज़ादी और राय और आज़ादी सहाफत एंड यू नो स्टेट ओवरसाइट, ये बहुत बढ़िया। मैं तो सिंपली कहूंगा कि ये बहुत ही बेवकूफ़ी की बात थी। आपका जो मकसद, जो बज़ाहिर आपका हाँ, मकसद था, उससे तो आपने उलट ही किया है ना यार। तो क्या क्या फायदा था, क्या फायदा था इसका? सही बात समझ है। नहीं आ और रही। दूसरा ये भी है ज़रार कि हामिद मीर को गोली लग गई, वो सीसीटीवी फुटेज आज तक नहीं मिली। उस पर कमीशन भी बन गया, कमीशन की रिपोर्ट भी आ गई। हयातुल्लाह खान के शहादत के ऊपर भी कमीशन बन गया, उसकी रिपोर्ट भी आ गई, मगर आज तक जिम्मेदारों का तयन नहीं हो सका। उम्मीद यही है कि मौजूदा चीफ जस्टिस कम अज़ कम इस हद तक नहीं रहेंगे, वो कम अज़ कम बुलाएंगे बाकी इदारों को और पूछेंगे कि जनाब किधर है आपके पास जो आपसे कहा जा रहा है। मगर 4 हफ्ते के लिए ये केस जो है अब मुलतवी हुआ है, तो ये ना हो कि अगली दफ़ा जो है ये गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी हो जाए। बहरहाल देखते हैं क्या होता है। एक वक्फा ले लेते हैं। वेलकम बैक। अच्छा, बिल्लियों की बड़ी अय्याशी होती है। जहाँ कहीं भी जाती हैं और निकल आती हैं, कोई किसी को उनको कभी कुछ रोकने की कोशिश नहीं करता। अगर नजर भी आ जाती है, ज्यादा से ज्यादा क्या होता है, कोई प्यार कर लेता है, कोई दूध पिला देता है या कोई उनको थोड़ा बहुत खाना दे देता है, लेकिन कम एंड गो एज दे प्लीज। अब यूजुअली हम इस पे बात मैं इस पे ना करूं, लेकिन कोलंबो में, श्रीलंका की जो दारुल हुकूमत है, वहां पर एक मजेदार वाकया पेश हुआ कि वहां की एक जेल है, वेलिकांदा जेल, जो उनकी हाई सिक्योरिटी जेल है। और वहां पर भी जैसे बिल्लियां आती जाती हैं, एक बिल्ली वहां पर हर दिन आती थी और फिर चली जाती थी, आती थी फिर चली जाती थी। तो जेल हुकाम ने सोचा कि यार मतलब बहुत ज्यादा लगाव नहीं है इसको हमारी जेल और हमारे कैदियों के साथ। तो उन्होंने सोचा कि इसकी हम तलाशी करते हैं। तो तलाशी जब की तो पता लगा कि उसके गर्दन के एक छोटा सा प्लास्टिक बैग किसी ने बांधा हुआ था। प्लास्टिक बैग उन्होंने खोला तो पता लगा कि इसके अंदर 2 ग्राम हेरोइन, 2 मोबाइल फोन के सिम और एक मेमोरी कार्ड था। तो उन्होंने कहा कि बच्चू तू तो इधर आ, और बेचारी बिल्ली को एक कमरे में कैद कर दिया। फिर जाहिर है कि खाना भी खिलाना होता है बिल्ली को, तो जब दरवाजा खोला खाना खिलाने के लिए, बिल्ली वहां से फरार हो गई और अभी तक लापता है। लेकिन अथॉरिटीज कह रहे हैं कि वो उसकी ज्यादा तलाश नहीं कर रहे, मतलब बिल्ली अभी तक इश्तिहारी नहीं हुई। अच्छा, अब ये कोई पहली बार नहीं है, पहला वाकया नहीं है कि जानवरों को इस्तेमाल किया जाए ड्रग स्मगलिंग के लिए या किसी भी किस्म की स्मगलिंग के लिए, खास तौर पर जेल्स में। क्योंकि जेल्स में आपको पता है कि जो जिस तरह के जो मुजरिम होते हैं, क्रिमिनल्स होते हैं,
वहाँ पे ड्रग्स की भी बड़ी डिमांड होती है। वो मोबाइल फ़ोन से अपने ग्रोह और अपने गैंग मेंबर से बात भी करना चाहते हैं, तो सिम फ़ोन्स भी चाहिए होते हैं। और जो एक बड़ा मसला रहा है उनके बाकी गैंग मेंबर्स को कि इनको किस तरह पहुँचाएँ। अब कुछ रिवायती तरीके हैं जिनका मैं ज़्यादा ज़िक्र नहीं करूँगा। लेकिन अक्सर क्या होता है कि किसी टेनिस बॉल के अंदर चीज़ें डाल के वो फेंक देते हैं अंदर, लेकिन ये जो मेथड्स हैं, ये डिटेक्ट हो जाते हैं। हमारे जो कोलंबियन भाई हैं, साउथ अमेरिका में, सेंट्रल अमेरिका में, उन्होंने पहली बार कबूतरों का इस्तेमाल किया और ये तकरीबन मेरा ख्याल है कि 2009-2010 की बात है कि एक बेचारे कबूतर के साथ 1.5 पाउंड का एक पैकेट उन लोगों ने बांध दिया और वो इतना भारी था कि वो कबूतर उड़ के पहुंच ही नहीं सका। वो हॉप करते हुए जेल के गेट तक पहुंचा, जहां पर अथॉरिटीज ने ज़ाहिर है उसको देख लिया और पकड़ लिया। उसके बाद फिर जो इनकी जो टेक्निक्स हैं वो थोड़ी बेहतर हुई और ये कुछ साल पहले की बात है, 2017 की बात है कि कुवैत में एक कबूतर पकड़ा गया जिसके ऊपर उसके अपने ही रंग में एक बैकपैक बनाया हुआ था जिसके अंदर तकरीबन 200 गोलियां, एक ड्रग है केटामीन की, उसकी बरामद हुई। अच्छा, अब ये तो कुवैती थोड़े से नरम दिल है, जाहिर है उन्होंने बेचारे कबूतर को कुछ नहीं कहा, लेकिन अर्जेंटीना वाले थोड़े से ज्यादा इसमें जालिम किस्म के लोग हैं। वहां पर उन्होंने देखा, वहां पर इनकी कोलोनिया जेल है उनके शहर लापाम्पा में, और देखा कि यार हर दिन एक कबूतर आता है जाता है, आता है जाता है, आता है जाता है। अब मुझे नहीं पता कि उन्होंने शनाख्त कैसे कर ली कि ये वही एक कबूतर है। जाहिर है बड़ी कड़ी नजर रखी है इन लोगों ने। अगली दफा वो आया तो बेचारे को शॉटगन से उड़ा दिया। उसके बाद जब उसको चेक किया तो उसके पास भी एक बैकपैक था जिसके अंदर तकरीबन 8 ग्राम कोकेन और कैनबिस सॉरी चर्स और कोई 40-50 नशे की गोलियां भी थी। अच्छा, अब इस तरह के केसेस मेरे ख्याल कोई 15-20 केसेस हमने दुनिया के मुख्तलिफ जेलों में देखी हैं। यूके में एक रिवाज शुरू हो गया जेल्स में कि वो का इस्तेमाल करने लगे, लेकिन ये जिंदा चूहे नहीं थे। उनको काट के उनके अंदर मनशियात, ड्रग, ये मोबाइल फोन, सिम्स, कभी कभी तो पूरा मोबाइल फोन डाल देते थे, उनको दोबारा टांके लगा के सी देते थे और दीवार के ऊपर फेंक देते थे। अच्छा, जब जेल अथॉरिटी देखेगी तो वो कहेगा कि यार कोई बड़ा हुआ चूहा है, कोई कितनी बड़ी बात नहीं है, कौन से हम ज्यादा सफाई का ख्याल रखते हैं। लेकिन जाहिर है कि कैदियों को पता था कि इस चूहे में काफी माल भरा हुआ है, लेकिन ये मंसूबा भी उनका नाकाम हो गया। अब ये काफी एक हॉरिफिक किस्म की स्टोरी भी है और ये है कोलंबिया की। वहां पर एक स्पेनिश वेटरनेरियन ने एक बिजनेस शुरू की कि एक फार्म पर वो कुत्ते पालने लग गया, लेकिन वो मतलब फरोख्त करने के लिए कुत्ते नहीं पाल रहा था, वो स्मगलिंग के लिए पाल रहा था। तो ये छोटे जो पपीज होते हैं उनको ऑपरेट करता था, वो जिंदा रहते थे, उनके पेट के अंदर वो हेरोइन की पूरी पैकेट डालता था, लिक्विड हेरोइन जो ब्राउन हेरोइन होती है उसके पूरे पैकेट डालता था, फिर दोबारा उनको सी कर यूएस एक्सपोर्ट करता था। वो भी पकड़ा गया और इंटरेस्टिंग स्टोरी जो इसमें ये है कि जो 2 कुत्ते के सारे कुत्ते जिंदा बच गए और 2 उनमें से जो कुत्ते हैं, एक है डोना जो अब मुनशियात डिटेक्टिंग डॉग है कोलंबियन पुलिस के लिए, और एक और रॉटवाइलर जिसका नाम भी हेरोइना ही रख दिया है क्योंकि उसके पेट में हेरोइन होती थी, वो अब यूएस की ड्रग एजेंसी के लिए स्निफर डॉग बन गया है। आज के लिए इतना ही जी, इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।